बीजेपी सरकार जब से सत्ता में आई है, जब से संविधान की हत्या निर्मम करती हुई नजर आ रही है, आज देशवासियों के लिए बहुत ही दुखद खबर निकलकर सामने आ रही है। ऐसा लगता है यदि आप भी भारत के रहने वाले हैं तो आपको इसको सुनना बेहद जरूरी है, क्योंकि आज संविधान के अनुरूप जो हमको शक्तियां मिली थी बीजेपी सरकार ने हर भारतीय से छीन लिया है। वो एक अहम खबर आपको बताने का पूरा प्रयास किया जाएगा, क्योंकि आज बीजेपी सरकार ने 140 करोड़ लोगों से संविधान ने जो शक्तियां दी थी बीजेपी सरकार ने उनको छीन लिया है। जिस तरह से कुछ पत्रकार यूट्यूब पर स्वतंत्र होकर आपको खबर सुनाते थे और बीजेपी सरकार की पोल खोलने में कोई भी निश्चिंत नहीं होते थे और बीजेपी सरकार की पोल खोलते थे, लेकिन अब बीजेपी सरकार ने यूट्यूबर पत्रकारों के लिए बड़ी लगाम लगाने को एक बिल पास करने की योग्य और क्षमता जारी करते हुए बिल पास करने का पूरा ऐलान कर दिया है। ऐसा मानने में नजर आ रहा है जिस तरह से बीजेपी सरकार ने सभी भारतीयों को कमजोर कर और एक अडानी परिवार को बहुत ही बेहतरीन तरीके से उभारती हुई नजर आई, लेकिन अब बीजेपी सरकार ने सभी भारतीयों को ऐसा बिल पास करने के लिए बीजेपी सरकार जा रही है जिसको सुनकर आप दंग रहने वाले हैं। बीजेपी सरकार सभी भारतीयों को मानसिक रूप से गुलाम बनाने का पूरा प्लान जारी है बीजेपी सरकार का। जिस तरह से सभी देशवासियों को पहले हर सोशल प्लेटफॉर्म पर ऐसे ऐसे बिल दिखाए गए, ऐसे यहां पर गेम को दिखाया गया, उन गेम को इन्होंने जुए में बदल दिया। बीजेपी सरकार, बीजेपी सत्ता ने इन गेम्स को जुए में बदल दिया। आप ड्रिबल 11 खेलिएगा, कुछ भी खेलिएगा, लेकिन सरकार से एक भी सवाल मत करिएगा, ऐसा बीजेपी सरकार कहती है। हमारे जो प्रेजेंट में प्रधानमंत्री है माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जिसको 10 साल का वक्त एक गद्दी पर बैठे हुए हो गया है, लेकिन इन 10 सालों में उन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है और नहीं जनता के जवाबों का उन्होंने कोई भी हल नहीं बताया है, नहीं कोई उत्तर दिया है जनता के जब सवालों का। ऐसा मानने में नजर आ रहा है ये देश के पहले पीएम हैं जिन्होंने जनता का एक भी सवाल का जवाब प्रेस के सामने आकर नहीं दिया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो भी भारतीय हैं, 140 करोड़ भारतीयों की बलिदानी संविधान के दोबारा निर्मम हत्या करने का प्रयास बीजेपी सरकार करती हुई नजर आ रही है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि लगातार ऐसे ऐसे बिल बीजेपी सरकार ने पास करते हुए नजर आ रही हैं। जो भी बीजेपी सरकार के हक में या बीजेपी सरकार के विपक्ष में जाके बोलता है तो उस पर दंड या फिर आतंकवादी का केस लगाकर उसको जेल में डालने का प्रयास करता है। ये जितने भी चैनल आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं वो ये चैनल हैं जो सच्चाई के साथ अपने रिस्क पर भारतीयों को एकदम स्वतंत्र खबर पहुंचाने का प्रयास करते हैं। लेकिन अब बीजेपी सरकार का बड़ा ऐलान निकल कर सामने आया है कि अब एक बिल पास होने वाला है जिसमें बीजेपी सरकार इन सभी यूट्यूबरों पर एक लगाम कसेगी और ये आपको कभी भी अब स्वतंत्र खबर नहीं दे सकते हैं, ऐसा मानने को जा रहा है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसे बड़े बड़े दिग्गज भारत देश के कह रहे हैं, जिसको भी ये भनक लग रही है। काफी यहां पे दुखद खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बताते चले बीजेपी सरकार को 10 साल पूरे होने वाले हैं और ऐसा बीजेपी सरकार का मानना है कि हम दोबारा से सत्ता में आएंगे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आखिरकार बीजेपी सरकार ऐसा क्यों करती हुई नजर आ रही है? इतने यूट्यूबर पत्रकार हैं, अब गोदी मीडिया का सवाल करेंगे। गोदी मीडिया नहीं पुलवामा हमले पर बोली थी और नहीं जो हमारे एयरक्राफ्ट में जो हमारे तीनों सेनाओं के अध्यक्ष थे उनकी हत्या निर्मम मौत हो गई थी, लेकिन उस पर भी कोई भी गोदी मीडिया का सवाल निकलकर सामने नहीं आया था। अब बहुत ही अहम खबर दिखाते थे ऐसे चैनल जो स्वतंत्र तरीका से पत्रकारिता करते हैं और पत्रकारिता कर भारतीयों को एकदम स्वतंत्र खबर पहुंचाते हैं। मणिपुर पर भी बड़े सवाल उठाते हैं, लेकिन अब आपको किसी भी मुद्दे पर ये स्वतंत्र पत्रकार बोलते हुए नजर नहीं आएंगे, क्योंकि बीजेपी सरकार का यही कहना है। बीजेपी सरकार के सामने जो भी बोलता है बीजेपी सरकार उसको आतंकवादी घोषित करने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करती है। लगातार देश के अंदर महंगाई बढ़ती हुई नजर आ रही है और लगातार 2024 में इलेक्शन होने वाला है। जनता वादा करती है कि हम इनको वोट नहीं देंगे, लेकिन आखिरकार ये कैसे जीत जाते हैं? मैं आखिरकार आपसे 140 करोड़ भारतीयों से पूछना चाहता हूं, आखिरकार बीजेपी सरकार कैसे जीत जाती है? जब भारतीय कोई वोट नहीं देता है इनको तो आखिरकार बीजेपी सरकार क्यों जीत जाती है? बहुत ही बड़ी अहम खबर निकलकर सामने आ रही है। अब बीजेपी सरकार का बड़ा ऐलान निकलकर सामने आ रहा है कि बीजेपी सरकार अब यूट्यूबरों पर भी लगाम कसती हुई नजर आ रही है। आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा किस तरह से स्वतंत्रता तरीके से रवीश कुमार ऑफिशियल न्यूज चैनल आपको देश की हर खबर में अपडेट रखता है। जिस तरह से हम बात कर लेते हैं बिहार के लाल की, मनीष कश्यप की, जो लगातार स्वतंत्रता तरीके से खबर को पहुंचाने का प्रयास करता था, लेकिन उसको भी अभी जमानत मिली है
फिलहाल में ही जो भी सरकार के विपक्ष में बोलता है तो आखिरकार बीजेपी सरकार उसको जो भी सेंट्रल में ये जहर पहले सेंट्रल में था, लेकिन जैसे जैसे सेंट्रल में बीजेपी सरकार ने इनको ऐलान किया उसी तरह से अब ये जहर राज्यों में भी फैलता हुआ नजर आ रहा है। तो सुनिएगा बीजेपी सरकार का कुछ आंकड़ा। आपका दिमाग भी खुलने लग जाता है और आप जनता बनने लग जाते हैं। 20 दिसंबर को दिल्ली में डिजिटल पब्लिशर्स की संस्था डिजीपब ने ब्रॉडकास्ट बिल और टेलीकॉम बिल पर चर्चा आयोजित की। डिजीपब 60 डिजिटल पब्लिशर्स का संगठन है जिसका मैं भी सदस्य हूं। आप भी अगर कंटेंट क्रिएटर हैं तो डिजीपब के सदस्य बन सकते हैं। संविधान और कानून पर यूट्यूब वीडियो बनाने वाले मेघनाथ, प्रिंट की रितु कपूर, पर्यावरण पर रिपोर्ट करने वाले पत्रकार हृदय जोशी, द मूक नायक की मीना कोटवाल और मकतूब मीडिया के संपादक ने इसमें हिस्सा लिया। ये सभी वो पत्रकार हैं जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। इस चर्चा में पत्रकारों ने कई बातें कही जिससे सुनने के बाद लगा कि आप दर्शकों के बीच भी इसकी बात की जाए। हृदय जोशी ने कहा कि चिंता केवल लोकप्रिय और ज्यादा सब्सक्राइबर वाले यूट्यूबर को लेकर नहीं होनी चाहिए, बल्कि गांव देहात में काम करने वाले यूट्यूबर को लेकर भी होनी चाहिए। उन्हें यह बिल किस तरह से प्रभावित करने वाला है इस पर बात हो और अंत में एकदम अंतिम छोर पर बची पत्रकारिता अब बचेगी या नहीं, यह सवाल सबके सामने होना चाहिए। टेलीकॉम बिल पर अपार गुप्ता, तनवीर ओबेरॉय, वृंदा भंडारी, श्रेया सिंघल जैसे वकीलों ने अपनी बात रखी। टेलीकॉम बिल पास हो गया है लोकसभा और राज्यसभा से भी। सरकारी एजेंसियों के द्वारा आप तक केवल इस बिल की खूबियां पहुंचाई गई हैं, लेकिन इस पैनल में जो सवाल उठाए गए मीडिया में भी उस पर विस्तार से चर्चा नहीं हुई। ब्रॉडकास्ट बिल को अभी सदन में पेश नहीं किया गया है, लेकिन यह कानून अगर पास हो गया तब क्या एक आम यूट्यूबर सरकार के चंगुल में आ जाएगा? वकील अपार गुप्ता का कहना है कि ब्रॉडकास्ट बिल और टेलीकम्युनिकेशन बिल और डेटा प्रोटेक्शन बिल को आप अलग अलग ना देखें। इन तीनों बिलों का आपस में गहरा संबंध है। तीनों बिल एक दूसरे के उद्देश्य की पूर्ति करते हैं जिसका संबंध नियंत्रण से है। सरकार सूचनाओं और सवालों और मुद्दों के प्रसारण पर पूरी तरह नियंत्रण रखना चाहती है। अपार डिजिटल तानाशाही जैसी धारणा का इस्तेमाल करते हैं। Here it's important for us to understand that the telecom bill is in a series of proposals and actual laws which have been passed which seek to govern and control how we transmit information. It includes the Post Office's bill, it includes the ID rules, it includes the Digital Data Protection Act, and it also includes the proposal which is presently in consultation called the Broadcasting Services Bill, right? Now, what is the common thread between all of these proposals has been one, the increase of certain chosen private firms which provide us these services, which is essentially the government picking what are called as national champions, right? Very large conglomerates. And the second is the growth of the government's own power over the lives of every ordinary Indian. These are the two common threads which run through it. And how does it justify this? I think it justifies this, and this is an authoritarian way to increase control by making recourse to what is a theological conception or what should be a government or a system run by scripture rather than constitution. हमारे आज के मेहमान मेघनाथ ने ब्रॉडकास्ट बिल के ड्राफ्ट का गहन अध्ययन किया है। उनकी बातों को सुनकर यही लगा कि कोई भी यूट्यूबर जो करंट अफेयर्स के क्षेत्र में कुछ लिखता है, बोलता है, उसे ब्रॉडकास्टर माना जाएगा। तो क्या होगा, हम इसी पर बात करेंगे। करंट अफेयर्स का मतलब यह हुआ कि हर दिन की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक घटनाओं पर टिप्पणी करना, जिन पर हम और आप वीडियो बनाते हैं, अपनी बात रखते हैं। यही नहीं, मेघनाथ ने कहा कि ब्रॉडकास्ट बिल में यह भी प्रावधान है कि केंद्र सरकार का अफसर आपके घर में आएगा, बिना बताए जांच करने के नाम पर आपका कैमरा, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, एडिट मशीन सब लेकर चला जाएगा। सरकार को दिक्कत तो हो रही है क्योंकि कहीं से भी कोई नौजवान किसी योजना पर वीडियो बनाता हुआ उसकी पोल खोल देता है। साक्षी मलिक मीडिया के सामने रोककर चली जाती हैं, मीडिया उन्हें दिखाता नहीं। 39 दिनों तक धरने पर पहलवान बैठे रहे, वहां पर मीडिया के कैमरे नजर तो आए मगर किसी चैनल में उनकी रिपोर्ट नजर नहीं आई। यह सवाल केवल साक्षी का नहीं, राहुल गांधी जैसे विपक्ष के तमाम नेताओं के भी हैं। आप लोग, मुझे नहीं पता, आप लोग भी टीवी पे इतना कम दिखा रहे हैं। अगली बार यहाँ पे तो आप खूब भीड़ है, पर टीवी पे आप लोग भी कम दिखा रहे हैं। किस चीज़ का दबाव आपके ऊपर, हम मुझे नहीं पता इस चीज़ का, तो लेकिन टीवी पे आप लोग भी अगली बार कम दिखा रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं और खूब लोग हमारा समर्थन कर रहे हैं। लोकतंत्र नहीं बचेगा तो आपका माइक, आपका चैनल, आपका संवाद भी नहीं बचेगा। इसलिए इस खतरे को आप भी समझिए। जो व्यक्ति और जो निजाम अभी सत्ता में है उसे विपक्ष मुक्त संसद चाहिए, प्रतिरोध मुक्त सड़क चाहिए, खिलाड़ी मुक्त खेल चाहिए और उसे सवाल मुक्त प्रेस चाहिए, सवाल मुक्त मीडिया चाहिए। वहां पे हमारे 150 एमपीज को बाहर फेंक दिया, ठीक है। उसके बारे में मीडिया में कोई चर्चा नहीं हो रही, ठीक है। उनको आपने
पार्लियामेंट से बाहर उठा के फेंक दिया, उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। अदानी जी पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। राफेल पे फ्रांस ने कहा है कि भैया इन्वेस्टिगेशन नहीं अलाउ हो रहा, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। बेरोजगारी पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। हमारे एमपीज वहां पे दुखी हैं, बाहर बैठे हुए हैं, उन पे आप चर्चा कर रहे हो। सर मिमिक करना इस तरीके थोड़ा तो न्यूज दिखा दिया करो ना, थोड़ा सा आपकी जिम्मेदारी बनती है। अब आप टोटली मतलब एक लाइन पे चले हुए तो क्या करें। हम सभी को इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि ब्रॉडकास्ट बिल उन लोगों पर लगाम लगाने के लिए लाया जा रहा है जो धर्म के नाम पर नफरत फैलाते हैं। अगर सरकार इनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहती है तो उसके पास पहले से कानून है, लेकिन यही देखा गया है कि ऐसे यूट्यूबर या फिर ऐसे लोग जो संत का चोला पहनकर अपने जहरीले प्रवचन यूट्यूब पर डाल देते हैं, सरकार उनके खिलाफ इतनी जल्दी कार्रवाई नहीं करती है। साफ है कि ऐसे यूट्यूबर जो सरकार से सवाल करेंगे, उन खबरों पर बात करेंगे जिन्हें मीडिया की भाषा में दबा दिया जाता है, वही इस ब्रॉडकास्ट बिल के जरिए निशाने पर होंगे। इसी साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जोसेफ ने कहा था कि नफरत फैलाने वाले किसी एंकर को एंकरिंग से क्यों नहीं हटाया जाता। कोर्ट के कारण चैनलों की अपनी निगरानी संस्था ने कुछ चैनलों और एंकरों पर जुर्माने लगाए हैं, प्रोग्राम भी हटाए हैं, फिर भी उनके काम धंधे पर कोई असर नहीं पड़ा। अभी भी वैसा ही सब कुछ चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है कि नफरत फैलाने के कई सारे बारीक तरीके होते हैं। यूट्यूब की दुनिया बहुत बड़ी है, लाखों लोग कंटेंट बना रहे हैं, लेकिन करंट अफेयर्स वालों पर इतनी निगरानी क्यों? क्या सामाजिक राजनीतिक स्तर पर टिप्पणी करना सरकार के लिए चिंता का इतना बड़ा कारण बन गया है? हम आज इसी पर बात करने वाले हैं। मेघनाथ ने इस बिल के बारे में बहुत गौर से सोचा है। उनका अपना एक यूट्यूब चैनल है जिसका अंग्रेजी नाम है मेघनर्ड, MEGHNERD, जिस पर वे अंग्रेजी में इसके बारे में विस्तार से बात कर चुके हैं। आज हम उनके साथ हिंदी में इस पर बात करेंगे। मेघनाथ, आपका स्वागत है। हम ये जानना चाहते हैं कि अब पत्रकार, जर्नलिस्ट के साथ साथ कई तरह के टर्म का इस्तेमाल होता है। यूट्यूबर, कंटेंट क्रिएटर, ब्रॉडकास्टर भी एक नया आ गया है और जर्नलिस्ट भी इस्तेमाल होता है। तो इन सारी जो अलग अलग अवधारणाएं हैं, लेकिन काम सबका एक ही है, एक ही तरह का है। ब्रॉडकास्ट बिल कैसे सबको एक दायरे में लाता है और इसके खतरे क्या हैं? अगर सारे यूट्यूबर जो प्रोग्राम बना रहे हैं कंटेंट अफेयर्स पे, वो अगर ब्रॉडकास्टर कहे जाएंगे सरकार की नज़र में, तो फिर कानून उन पर किस तरह से हमला करेगा? तो मैं मेरा खुद का ही एग्जांपल लेता हूँ। मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग किया है न्यूज़ लॉन्ड्री के लिए, मैंने पार्लियामेंट कवर किया है, इलेक्शंस कवर किया, तो तब मैं सोचता था मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। लेकिन आज मैं खुद को जर्नलिस्ट नहीं बोलता हूँ, मैं खुद को कंटेंट क्रिएटर बोलता हूँ, क्योंकि मेरे जर्नलिज्म के साथ साथ मैं कुछ ओपिनियंस भी देता हूँ और लोगों को बताता हूँ कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, सरकार से सवाल कैसे पूछने चाहिए। अंग्रेजी में करता हूँ पर मेरे चैनल पे करता हूँ। तो अभी हो क्या रहा है कि एक जो डेफिनेशन थी पत्रकार की और कंटेंट क्रिएटर की, वो पूरी तरह से ब्लर हो गई है। और ये एक बिल है जिसकी वजह से वो और ही कंफ्यूजिंग हो जाएगा। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पे ही बता दूंगा। इसमें जिस तरीके से ब्रॉडकास्टर को डिफाइन किया गया है, आप भी पढ़ सकते हैं यहाँ पे, 1 to many ट्रांसमिशन ऑफ ऑडियो विजुअल और ऑडियो प्रोग्राम्स, इसको बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग। मतलब आप कोई भी आवाज से या विजुअल से या दोनों तरीके से, अगर आप या मीम से भी, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो, जैसे आप इंस्टाग्राम पे एक मीम पेज चला रहे हो, उस पे आप सोशल कमेंट्री कर रहे हो। मीम से भी सोशल कमेंट्री होती है। आपने मोदी जी का एक कुछ लगा दिया, उस पे मोए मोए का म्यूजिक लगा दिया, वो भी सोशल कमेंट्री एक तरीके से। तो वो भी ब्रॉडकास्टिंग के इसमें परिभाषा में ये इंक्लूड हो सकती है। और इतना ब्रॉड रखा गया है इसको कि जनरल पब्लिक और सब्सक्राइबर्स अगर आपका कुछ भी कंज्यूम करेंगे तो आपको एक ब्रॉडकास्टर बोला जाएगा। और इसमें स्पेसिफिकली इंटरनेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस इंक्लूड की गई है। तो यूट्यूबर और इंस्टाग्राम और ट्विटर तो एक बात है ही, लेकिन आप सोचिए कि अगर आप एक कोई व्हाट्सएप का ग्रुप चला रहे हो और व्हाट्सएप के ग्रुप पे अगर आप कोई एक करंट अफेयर्स का वीडियो डाल दिया, उसमें है 200-300 लोग और वो अब फॉरवर्ड हो रहा है दूसरे ग्रुप्स में, तो क्या ये बिल के तहत वो भी ब्रॉडकास्टर हो जाएगा? क्योंकि वो भी तो ऑडियो विजुअल मीडियम ही हो गया है वैसे ही। तो ये स्पष्ट है या इसमें स्पष्ट है कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर अपना वीडियो, कई बार हमें ऐसे वीडियो मिलते हैं जो किसी चैनल पर नहीं होते, ना न्यूज चैनल पे ना यूट्यूब चैनल पे, मगर कोई क्रिएटर बनाकर, वो पॉलिटिकली भी होता है और इंडिपेंडेंट लोग भी करते हैं, तो वो भी इसके दायरे में है। तो इतना ब्रॉड रखा गया इसको कि वो क्लैरिफिकेशन है ही नहीं इसमें। मतलब हो क्या रहा है, जैसे आपने जैसे बोला कि अपार ने बोला कि ये जो 3 बिल आपने बोले हैं, इसमें एक बड़ा प्रॉब्लम ये है कि कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है इसमें। अगर मैं आपको दिखाऊं रूल्स के कितने पेज है, तो
5-6 पेजेस तो रूल्स से ही भरे हुए कि सरकार सोचेगी कि आपके कितने सब्सक्राइबर होंगे वो हम बताएंगे, आपको रजिस्ट्रेशन कैसा करना पड़ेगा वो भी हम बताएंगे, और वो प्रिस्क्राइब रूल्स से करेंगे। मतलब इसका मतलब है कानून पास होने के बाद वो एक रूल्स बनाएंगे इसके अंडर, और फिर वो चेंज करते रहेंगे, और उसमें आप इमर्जिंग टेक्नोलॉजी भी इंक्लूड कर सकते हैं। मतलब जो अभी आया नहीं, जो अभी तक आया नहीं, ट्विटर के बाद एआई से कुछ और आ जाए, फेसबुक जैसा, व्हाट्सएप जैसा, यूट्यूब जैसा, बिल्कुल वो भी इसमें डाल दिया, वो भी इसमें डाल दिया। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि वो कुछ डालना भूल गए बीच में। आप अगर कल लाउड स्पीकर लेके अगर बालकनी में खड़े होके चिल्ला रहे होंगे, अगर न्यूज पढ़ रहे हैं, जैसे मैं न्यूज़ कहता पढ़ हूं रहे कि अगर आप चारों तरफ से बंद कर दें, तो मैं मेले में जाकर सड़क पे खड़ा होकर न्यूज पढ़ सकता हूं, जी। तो उस पर भी रोक लग सकती है। तो मतलब वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हो जाएगा, किसी ने रिकॉर्ड करके डाल दिया तो वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। तो इस तरीके से ये जो कुछ बिल्स लाए गए हैं अभी, मैं इनको कमांड एंड कंट्रोल बिल्स बोलता हूँ। कमांड एंड कंट्रोल बिल्स, मतलब कम्युनिकेशंस को कैसे कंट्रोल किया जाए पूरी तरीके से, इसमें काफी ऐसे प्रावधान हैं। ये तो एक ही मैं आज बात कर रहा हूँ, आई थिंक अपार आपके साथ टेलीकॉम बिल की भी बात करेगा। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि इसमें कौन सा ऐसा प्रावधान है जिसे एक कॉमन यूट्यूबर के लिए समझना बहुत जरूरी है कि वो इसमें आता है या नहीं आता है, या वो ये ना समझे कि ये कानून मेघनाथ के लिए है या रवीश के लिए है, हम तो कॉमेडी करते हैं, हम नहीं हैं और हम कुछ और करते हैं। या फिर अगर हम ये काम छोड़कर कॉमेडी या कुकरी पर शो बनाने लगे तो तब भी क्या हम पाबंदी के दायरे में ही रहेंगे या हमें मुक्ति मिल जाएगी? इसमें एक स्पेसिफिक न्यूज और करंट अफेयर्स करके एक सेक्शन डाला गया है। अच्छा। इसमें उन्होंने बोला है कि यही, बाकी कहीं स्पेसिफिक नहीं है, यहाँ पे न्यूज और करंट अफेयर्स, पर इसको डिफाइन करने का भी एक बहुत मजेदार तरीका है। न्यूज और करंट अफेयर्स, आप बताइए मुझे आपके हिसाब से फैक्चुअल न्यूज, इंफॉर्मेशन स्प्रेड करना सरकार के बारे में, बट ऑल्सो इवेंट्स के बारे में बात करना, मेरे हिसाब से ये न्यूज और करंट अफेयर्स होता है। उन्होंने क्या किया है, इसमें दिया है कि रीसेंट इवेंट्स प्राइमरीली ऑफ सोशियो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल नेचर। तो अब इसमें इकोनॉमिक एंड कल्चरल नेचर, सोशियो पॉलिटिकल में क्या क्या आता है, ये मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, क्योंकि कल्चरल नेचर अगर आप बोल दोगे तो फिर अगर आप जैसे कोई वो एक नया शो आया है, उसमें कोई पॉलिटिकल इसके बारे में बात हो रही है, या फिर कोई लैंड ग्रैब के बारे में बात हो रही है, वो भी एक तरीके से सोशियो पॉलिटिकल और कल्चरल इशू ही हो गया। तो क्या आप वो भी ब्रॉडकास्ट है, वो भी है ना, मतलब न्यूज एंड करंट अफेयर्स तो एक है। उनके जो धार्मिक प्रोपेगेंडा फैलाए जा रहे हैं, एंटी मुस्लिम प्रोपेगेंडा फैलाए जा रहे हैं, अगर कोई उसके काउंटर में प्रोग्राम बनाता है रिलीजन पे, जो बताता है कि कैसे सभी धर्मों का आपस में सम्मान रहा भारत में, सब मिलजुल के रहे, तो वो कल्चरल इवेंट में आ जाएगा। और उस तरह के बहुत सारे मेले हैं भारत में, उस तरह के बहुत सारे धार्मिक आयोजन हैं जी, तो वो दिखाना भी आ जाएगा इसमें करंट अफेयर्स। वो वही ना, वो इसको भी गया। हाँ, तो अब वो लेयर्स हो जाते हैं फिर, राइट। आप वो एक प्रोग्राम कर रहे हो, वो कल्चरल हो गया। अगर किसी ने वीडियो लेके डाल दिया तो वो ब्रॉडकास्ट हो गया, क्योंकि वो अब ट्रांसमिट कर रहा है ऑडियो विजुअल मीन्स में। तो एक तरीके से ये लेयर्ड वे से सबको इंक्लूड किया जाएगा उसमें। और क्या लिखा हुआ है उसमें? तो ये लिखने से चिंता की बात क्या है, जो वहां उन्होंने न्यूज एंड करंट अफेयर्स में लिखा है, उसके बारे में? तो मेरा एक ही है, एक तो आप सोचिए अभी हम कैसे एनवायरनमेंट में ये लॉज आ रहे हैं, इस पे थोड़ा सा बात कर सकते हैं। पॉलिटिकल, एक तो पॉलिटिकल हमारा एक एनवायरनमेंट बन चुका है जहां पर आपने जैसे कहा गोदी मीडिया जो है वो सरकार की साइड से बात कर रही है। कुछ रेजिस्टेंस हो रहा है जो कि यूट्यूबर्स, ट्विटर, इंस्टाग्राम और छोटे छोटे लोग जो टेक्स्ट में कुछ लिख के डाल रहे हैं इंस्टाग्राम पे, थोड़ा सा रेजिस्ट कर रहे हैं, वो हो रहा है। हुआ क्या कि ये जो बिल है, ये जो ब्रॉडकास्टिंग बिल है, ये केबल टेलीविजन एक्ट को रिप्लेस करने के लिए लाया, ऐसे बोला गया। अब गवर्नमेंट एक जैसे बोलते हैं डीकॉलोनाइज करने के चक्कर में पड़ी है कि ब्रिटिशर्स ने जो लॉज लाए हम वो डीकॉलोनाइज करेंगे। टेलीकम्युनिकेशन बिल जो लाया था वो टेलीग्राफ एक्ट रिप्लेस करने के लिए आया, ये केबल टेलीविजन। हुआ क्या कि पहले आपको बस टीवी को कंट्रोल करना था, अब इंटरनेट आ गया है, और इंटरनेट से सोशल मीडिया आ गया है, काफी और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आ रही है, उस पर रेगुलेशन करने के लिए ये सब प्रयास किया जा रहा है। एक तरीके से टेलीग्राफ एक्ट के अंडर आप इंटरनेट तो बंद कर दोगे, लेकिन टेलीकम्युनिकेशन एक्ट के तहत आप पूरे कम्युनिकेशन नेटवर्क को कंट्रोल कर सकते हो। अच्छा। तो ब्रॉडकास्टिंग बिल में थोड़ा सा अलग है, आपको देखना होगा, तो यहां से नेटवर्क कंट्रोल होगा और यहां से आपके यूजर्स को कंट्रोल किया जाएगा, यहां से ब्रॉडकास्टर्स पे एक प्रोग्राम कोड लगाया जाएगा। अब ये क्या, इसके बारे में आपने प्रोग्राम कोड की बात, तो प्रोग्राम कोड जो है वो बहुत ही मजेदार है। केबल टेलीविजन एक्ट के अंडर एक प्रोग्राम कोड हुआ करता था, अब तो मतलब ये अभी आया नहीं है, रिपील करने की बात हो रही है, अब वो एक नया प्रोग्राम कोड लाएंगे।
उसके अंडर अगर आप पब्लिक डिसेंसी, मोरालिटी या फिर स्नॉबिश एटीट्यूड जैसी कुछ प्रोग्राम करेंगे तो सरकार उसको बंद करवा सकती है और आपके चैनल पे बैन लगा सकती है। तो इसमें बोला गया है कि अभी पर इन्होंने अभी जो गोदी मीडिया चल रहा है उसमें तो कहीं भी डिसेंसी नहीं है। सर वही है ना कि वो इंटरप्रेट करेंगे कि क्या डिसेंट है। वो कहेंगे कि आप आपका कहना डिसेंट नहीं, आप स्नॉबिश एटीट्यूड। आपने जो अभी मोनोलॉग पढ़ा, मैं देख रहा था, मैं बोलूंगा कि वो बहुत स्नॉबिश था सर। वो भी बोल सकते हैं, स्नॉबिश हो सकता है। बंद कीजिए आप। बंद कीजिए। एक यहाँ पे भी आप अगर लैंग्वेज देखेंगे, यहाँ पे भी दिया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरेस्ट ऑफ, एक तो वो सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, वो तो शब्द आ ही जाता है। फ्रेंडली रिलेशंस ऑफ फॉरेन स्टेट, मतलब देश को बचाने के लिए ओवरऑल, राइट। बट यहाँ पे इन्होंने पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी यहाँ पे हमें बेरोजगार कर दीजिए है ना, मेन स्ट्रीम मीडिया से, और हम पे देश को बचाने का भी जिम्मा ला दीजिए इस कानून से, और उसके नाम पे हम जहां बचे हुए वहां भी खत्म कर दीजिए। और मजे की बात ये तो 3 शब्द इन्होंने डाल दिए, बट उसके बाद उन्होंने ये भी डाला है कि हम रूल्स बना के और भी डाल सकते हैं। तो मतलब प्रोग्राम कोड जो आएगा, एडवर्टाइजिंग कोड जो आएगा, जो ब्रॉडकास्टर्स जो अभी आया नहीं है, जो पता नहीं क्या होगा, पर अगर आप पिछले एग्जांपल से देख लोगे केबल टेलीविजन का, या फिर यही बिल का अगर देख लोगे, तो वो इसी तरीके से बनाया जाएगा जिससे कि आप पर एक तरह के तरीके का अंकुश लगाया जाए। तो एक छोटी सी बात यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा, सिलेक्टिव यूजेज की। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि जैसे पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में, जैसे आपने बोला कि कोई अपने हिंदुत्व के लिए कोई ऐसे आयोजित किया प्रोग्राम एक्सेट्रा, या फिर वो धर्म संसद हुई थी उस पे किया, तो अगर आप इक्वल एप्लीकेशन ऑफ लॉ देखेंगे, अभी लॉ बना है तो सब पे इक्वली एप्लीकेशन होना चाहिए, तो उन पे भी होना चाहिए। वो डिसेंट है, मॉरल है, वो है, वो कौन डिसाइड करेगा? सरकार। अब आप क्या कर रहे हो या मैं क्या कर रहा हूं मेरे YouTube चैनल पे, वो भी कौन डिसाइड करेगा? सरकार। तो इसकी मजे की बात यह है कि इंटरनेट को कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है। अब कौन कहाँ वीडियो कहाँ बना रहा है, कहाँ जा रहा है, वो कैसे, तो हम वैसे ही एल्गोरिदम से परेशान हैं, बिल्कुल, उसके अपने नियंत्रण से। बिल्कुल, YouTube का भी अपना एक कोड है, एक गाइडलाइंस है, वही काफी है एक तरह से उससे जूझने के लिए, मिलाने के लिए। बिल्कुल। अब ये प्रोग्राम कोड के नाम पर एक और 2 लेयर की गाइडलाइन हो जाएगी, और वो फिर सिलेक्टिवली अप्लाई करेंगे। तो ऐसे नहीं कि अभी आप 3 वीडियो कर दोगे, उससे में भी शायद वो वायरल नहीं होंगे, एल्गोरिदम ने नहीं उठाया, कुछ नहीं हुआ। एक आध वीडियो जो आपने किया जो एकदम वायरल हो गया और सरकार को अनकंफर्टेबल कर रहा है, उसके हिसाब से वो आके आप पर ये प्रोग्राम कोड लागू कर सकते हैं फिर, क्योंकि उनको हर क्रिएटर पे लागू करने की जरूरत नहीं है। बट आपने कुछ ऐसे किया जो सरकार को चैलेंज कर रहा हो या फिर क्वेश्चन कर रहा हो या फिर वायरल गया, स्पेशली वायरल जा रहा है और जो पावर्स है उनको अनकंफर्टेबल कर रहा है, तो उनपे ये सब एक के बाद एक आप कानून लागू। तो अब आप ये बताइए कि ये सारा सिस्टम कर दिया, तो क्या ये हमारा समझना सही है कि जिस तरह से न्यूज़ चैनल खोलने के लिए पहले लाइसेंस लिया जाता था, एक तरह से हमने जब यूट्यूब पे अपना चैनल शुरू किया या किसी ने तो प्रॉपर चैनल शुरू कर दिया है, बहुत सारे चैनल इसमें एग्जिस्ट करते हैं जिसमें कई रिपोर्टर काम करते हैं, बहुत सारे लोग रिपोर्टिंग करते हैं। उदाहरण के तौर पर न्यूज़ लॉन्ड्री है, या फिर न्यूज़ क्लिक है, या फिर न्यूज़ मिनट है जी। तो क्या अब उनको भी एक तरह से लाइसेंस राज के दायरे में लाया जाएगा? तो कि उनके लिए भी इस तरह का चैनल सेटअप करना पहले से, या अगर सेटअप हो गया है वैसा चैनल चल पड़ा है तो उसके लिए भी चलना मुश्किल हो जाएगा? जी, तो ये बिल के अंडर बेसिकली सीधी बात यही है कि अगर आप एक ब्रॉडकास्टर हो तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, मतलब आपको गवर्नमेंट की परमिशन लगेगी कि आप एक ब्रॉडकास्टर हो और आप न्यूज या करंट अफेयर्स तो एक है ही, लेकिन आप ये ऑडियो विजुअल प्रोग्राम्स आप लोगों तक पहुंचा रहे हो। अब ये कितने लोगों तक पहुंच रहे हैं, कौन से सब्सक्राइबर है आपके, वो सरकार डिफाइन करेगी। कि जैसे आपके अभी जितने भी सब्सक्राइबर है, तो शायद मेरे जो 20,000 सब्सक्राइबर है वो बोलेंगे कि नहीं ठीक है ये छोटा सा है, 20,000 है, इसको नहीं अप्लाई करेगा। बट लेकिन मैंने कुछ अनकंफर्टेबल बोल दिया तो अब वो फिर वो रिड्यूस भी कर सकते हैं, बोलेंगे कि 10,000 सब्सक्राइबर्स होंगे तो आप ब्रॉडकास्ट बिल के अंडर रजिस्टर करना पड़ेगा। और अगर आप रजिस्टर नहीं करोगे तो फिर आपको पेनल्टी लगेगी। और एक और चीज, पेनल्टी में क्या है? मतलब उस चैनल को हटा दिया जाएगा? वो सब है। एक तो हटा दिया जाएगा, सस्पेंड किया जाएगा, आपको प्रोग्राम डिलीट करवा सकते हैं वो, आपको आप पर बैन लगा सकते हैं वो, और फाइन भी कर सकते हैं। अच्छा, जेल तो नहीं? जेल भी है पर वो अलग ब्रॉडकास्टिंग, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, वो मुझे थोड़ा उसके लिए तो जेल में डालने के लिए किसी कानून की जरूरत नहीं है। वैसे ही कई लोग 3-3 साल 5-5 साल से जेल में हैं। उसके लिए तो यूएपीए भी है, तो वो तो यूएपीए भी है, तो जेल की ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। पर मेरा एक अब
आपने जेल की बात करी दी है, तो मैं यही सोचता हूँ कि एज इंडिपेंडेंट यूट्यूबर मैं अकेला काम कर रहा हूँ, मेरा अकेला चैनल चला रहा हूँ, एडिट वगैरह सब कुछ और आप कर ये रहा हूँ। सोचते हैं कि आप जेल में भी हैं, जेल में डाल दिए गए हैं। तो सुबह अगर कोई खटखटाहट आया तो मेरे दिमाग में पहले ये नहीं रहेगा कि मैं जेल में जाऊंगा, मेरा दिमाग में ये रहेगा कि मेरा वो इक्विपमेंट लेके जाएंगे, अच्छा। मेरी रोजी रोटी लेके जाएंगे वो। आपने वीडियो बनाया है, वीडियो खराब हो सकता है, उस वीडियो से किसी को आपत्ति हो सकती है, लेकिन ये जो लाइट स्टैंड है इसका क्या रोल है? ये भी सीज कर सकता है वो? तो वो इक्विपमेंट जो है वो जो लेके जाएंगे तो लाइट और हमारा ट्राइपॉड, कैमरा सब ले जाएंगे। अगर आप यहाँ पे फोन यूज कर रहे हो, उस पर रिकॉर्ड कर रहे हो, उस पर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, उनकी एविडेंस चाहिए होगा, तो वो लेके जाएंगे। तो मतलब इक्विपमेंट लेके जाएंगे, ये दिया है इसमें। तो ये अभी तक ये होता था कि एक YouTube चैनल अगर YouTube के कारण ही स्ट्राइक डाउन हो गया, हटा दिया गया, तो कोई लोग दूसरा चैनल खोल लेते थे। लेकिन इसके बाद अगर आपको दूसरा चैनल खोलना होगा तो फिर से आपको लाखों रुपए के सामान खरीदने पड़ेंगे, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। क्योंकि ये टेबल जिस पर हम बैठे हैं, कुर्सी जिस पर बैठे हैं, ये सब ले जा सकते हैं, ये सब तो उस इक्विपमेंट का पार्ट ही है। बिल्कुल। तो हमें अगर दोबारा से करना होगा तो दोबारा से करना, फिर वो आ जाएंगे, फिर ले जाएंगे, तो इसलिए वो लेते जाएंगे और हम खरीदते जाएंगे और हम करते करते कंगाल हो जाएंगे। बिल्कुल सर। तो आप जेल में जाओगे, लेकिन आपके एडिटर को हार्ट अटैक क्यों आएगा? क्योंकि वो एडिटिंग के लिए जो आप कंप्यूटर खरीदे वो बहुत महंगा है, और वो सॉफ्टवेयर भी खरीदा है उसमें, वो लेके गए तो फिर से उतना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, फिर से वही सब सेटअप करना पड़ेगा। तो ये इक्विपमेंट सीज करने वाली बात इसलिए डाली गई है कि ताकि हमेशा तलवार लटकती रहे कि ये उपकरण आपका नहीं है, हम किसी प्रोग्राम कोड के जरिए आपको ले चलेंगे। तो जो YouTube के जरिए कंटेंट क्रिएशन में एक लोकतांत्रिकरण हुआ था कि कोई भी बना रहा है, किसी भी मत का आदमी बना रहा है, अब एक खास तरह के मत के लोग जो हैं, जो जिसको सरकार समझती है कि हमारे मत के नहीं, हालांकि वो किसी भी मत के नहीं है, उनके साजो सामान से लेकर चैनल सब उस पर सीज किया जा सकता है। बिल्कुल। और मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया पे जर्नलिस्ट क्रिमिनल की तरफ पत्रकारिता कर रहे हैं, क्रिमिनल की भाषा बोल रहे हैं, उन पे कोई लगाम नहीं है। और जो संयत भाषा में यूट्यूब पे पत्र